Yes, student, good morning to all. We will continue the chapter number 3 of short stories, and the name of the chapter is A Wedding in Brownsville. A Wedding in Brownsville by Isaac Bashevis. अभी तक आपने इसमें पढ़ा कि जैसे हस्बैंड वाइफ थे, डॉक्टर मार्गोलिन थे, उनकी वाइफ ग्रेटल थी। मार्गोलिन की भी अपनी परेशानियां थी और वो डॉक्टर थे, बट जो है वो अपने काम से बहुत ज़्यादा जो है प्रेम रखते थे और उनके लिए जो है मरीज़ सबसे पहले थे। इसके अलावा जो है वो ज्यूस कम्युनिटी के सदस्य भी थे, तो उनको ये भी था कि अगर कोई सोशल फंक्शन हो रहा है तो उनको वहाँ पे उसको जो है अटेंड करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे दो तीन तरीके से इनकी जो है डॉक्टर मार्गोलिन को आप कैरेक्टराइज कर सकते हो कि उनकी क्या क्या खूबी थी, और ये क्वेश्चन बन के आपके आ भी सकता है। ग्रेटल की उनकी बात करें, उनकी वाइफ की बात करें तो वो भी बहुत शांत स्वभाव की थी और उनके 2 भाई थे, और उनके जो फैमिली तो दोनों की ही नष्ट कर दी गई थी। जब हिटलर के समय में जब अटैक हुआ था, उस समय जो है इनकी फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। तो जो ग्रेटल है उसकी भी पूरी फैमिली बर्बाद हो चुकी थी, और पर वो इसी कारण वो थोड़ा शांत रहती थी। उसको एक मेनिया सा था कि वो जो है किसी चीज़ को करती तो उसको करते जाती थी। तो इस तरह से ग्रेटल का भी एक अपना नेचर था, परंतु वो जो है ये सोसाइटी वाले फंक्शन से बहुत घबराती थी और उससे दूर रहना चाहती थी। और यही कारण था कि डॉक्टर मार्गोलिन ने जब कहा कि भाई उनके एक फ्रेंड है, पुराने हैं, सेंसिमिनर्स में हैं और जो है वो सेंसिमिनर्स से हैं और वो जो है उनके फैमिली मेम्बर्स की तरह हैं, तो जाना ज़रूरी था उनकी बच्ची की शादी में। बट ग्रेटल ने मना कर दिया क्योंकि वो इस तरह के फंक्शन से बहुत घबराती थी कि उसको थकना भी नहीं है, वापस आना भी है, और एक संडे ही दिन था जिसके लिए वो बर्बाद करना नहीं चाहती थी। तो ऐसे करके जो है वो रवाना हो जाते हैं। डॉक्टर मार्गोलिन अकेले ही रवाना हो जाते हैं टैक्सी करके। वहाँ पे वो हॉल में प्रवेश करते हैं, शादी वाला माहौल चल रहा है, लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, पुराने लोग एक दूसरे को याद दिला रहे हैं कि हम कौन थे, कौन सी फैमिली से थे। तो इस तरह के सब माहौल चल रहा था, खाना पीना चल रहा था, ये सब चीज़ें चल रही थी। हम उससे कंटिन्यू वी विल रीड। Margolin didn't recall drinking anything, but he felt intoxicated all the time. The foggy hall was spinning like a carousel. The floor was rocking. Standing in a corner, he contemplated the dance. What different expressions the dancers were. How many combinations and permutations of being the creator had brought together here. Every face told its own story. They were dancing together, these people, but each one had his own philosophy, his own approach. A man grabbed Margolin, and for a while he danced in the frantic world. Then, tearing himself loose, he stood apart. Who was that woman? He found his eye caught by her familiar form. He knew her. She beckoned to him. He stood baffled. She took neither young nor old. Where did he know her? That narrow face, those dark eyes, that girlish smile. Her hair was arranged in the old manner, with long braids wound like a wreath around her head. The grace of Saint-Simon adored her, something he Margolin had long since forgotten. And those eyes, he was in love with those eyes and had been all his life. He half smiled at her, and the woman smiled back, therefore dimples in her cheeks. She too appeared surprised. Margolin, though he realized he had begun to blush like a boy, went up to her. I know you, but you are not from Saint-Simon. Yes, from Saint-Simon. He had heard that voice long ago. He had been in love with that voice. From Saint-Simon, who are you? Then her lips trembled. You have forgotten my already. It's a long time since I left Saint-Simon. You used to visit my father. Who is your father? Melik the watchmaker. Dr. Margolin shivered. If I am not out of my mind, then I am seeing things. Why do you say that? Because Rizal is dead. अब इसमें देखिए आगे, मार्गोलिन ये याद नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने क्या कुछ पिया था, कोई नशीला पदार्थ पी लिया हो, लेकिन फिर भी वो नशे की हालत से महसूस कर रहे थे। कुछ क्लियर नहीं हो रहा था उनको। जहाँ हॉल में जब पार्टी चल रही थी, झूले की तरह घूमता हुआ उन्हें लग रहा था जैसे कि उनका डांस फ्लोर हिल रहा है। एक कोने में खड़े हुए वे डांस के बारे में सोचने लगे। डांस करने वालों के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। भगवान की सृष्टि के कुछ चेहरे आपस में जाने पहचाने थे, तो कुछ अनजाने थे। ना जाने कितने प्रकार के लोग यहाँ पे नाच रहे थे, एक साथ थे। प्रत्येक चेहरा अपनी एक कहानी बता रहा था।
वे एक साथ डांस कर रहे थे। ये लोग, इनमें से प्रत्येक का अपना दर्शन था, अपना नज़रिया था, दृष्टिकोण था। एक व्यक्ति ने मार्गलिन का पकड़ा, कुछ समय के लिए जो है पागलपन की स्थिति में नाचा, फिर स्वयं को ढीला छुड़ाकर मार्गलिन एक तरफ खड़े हो गए। वह महिला कौन थी? उसने महसूस किया कि वह परिचित आकृति जो महिला की उसको लग रही थी, उसकी नज़रों को अपनी ओर आकृष्ट कर रही थी। अर्थात उस महिला का परिचित चेहरा लग रहा था, उसको जो है अट्रैक्ट कर रहा था, वो उसे जानता था। उस महिला ने इशारा करके उसे बुलाया और परेशान खड़े हो गए। वह ना तो वो युवा दिखती थी और नवरत। उसने उस महिला को कहाँ देखा था? वह संकरा छोटा चेहरा, वे गहरी आंखें, वे एक लड़की की जैसी मुस्कुराहट, और इस तरह से जो है उसके बाल पुराने तरीके से संवरे हुए थे। लंबी चोटियाँ सिर के चारों तरफ फूलों की माला की तरह बंधी हुई थी। सेंसिमेंट की शोभा उसका श्रृंगार कर रही थी। ऐसा कुछ मार्गलिन बहुत पहले ही भूल चुका था। और वो उन आँखों से प्यार करता था और अपनी सारी ज़िंदगी करता रहा था। वो उसे देखकर थोड़ा मुस्कुराया। उसके जवाब में वो महिला मुस्कुराई। उसके गालों में गड्ढे थे। वह भी आश्चर्यचकित दिखी। यद्यपि मार्गलिन ने महसूस कर लिया था कि एक लड़के की तरह उसने अपने चेहरे पर शर्म से लालिमा आने लगी थी। वो उसके पास गया। I'm Rizal. You are Rizal here. Oh my God. If that's true, then anything is possible. When did you come to New York? Some time ago. From where? From over there. But everyone told me that you were all dead. My father, my mother, my brother, Hershey. But you were married. I was. If that's true, then anything is possible, repeated Dr. Margolin, still shaken by the incredible happening. Someone must have purposely deceived him. But why? He was aware there was a mistake somewhere but could not determine where. Why didn't you let me know? After all, he fell silent. She too was silent for a moment. I lost everything, but I still had some pride left. Come with me somewhere quieter anywhere. This is the happiest day of my life. But it's night, then the happiest night almost, as if the Messiah had come, as if the dad he had come to life. Where do you want to go? All right, let's go. Margolin took her aunt and felt at once the thrill, long forgotten if youthful desire, steered her away from the other guest. After, afraid that he might lose her in the crowd, or everything had returned on the instant's embarrassment, the hesitation, the joy he wanted to wed her, to hide somewhere alone with her. Leaving the reception hall, they went upstairs to the chapel where the wedding ceremony was to take place. The door was standing open inside. On a raised platform stood the permanent wedding canopy, a bottle of wine and a silver globe placed in readiness for the ceremony. The chapel was its empty pews and only glimmering light was full of shadows. The music so blaring below sounded soft and distant up there. Both of them hesitated at the threshold. Margolin pointed to the wedding canopy. अब आगे देखें, उसने जब ये कहा मैं आपको जानता हूँ लेकिन आप सेंसिमेंट से नहीं है, उसने कहा हाँ मैं सेंसिमेंट से ही हूँ। उनकी बातें चल रही थी। उन्होंने आवाज़ बहुत पहले सुनी थी, उस आवाज़ से प्यार भी करता था, सेंसिमेंट से फिर आप है कौन। उसके होंठ काँपने लगे, आप मुझे पहले ही भूल चुके हैं, मुझे सेंसिमेंट छोड़े काफ़ी समय हो गया। आप मेरे पिता के पास आया करते थे। कौन थे आपके पिता? मेलिक, घड़ी निर्माता। डॉक्टर मार्गलिन कहाँ फूटे। यदि मैं अपनी याददाश्त नहीं खोई है तो मुझे कुछ समझ आ रहा है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि राइजल मर चुकी है। मैं राइजल हूँ, तुम राइजल हो यहाँ? हे भगवान, यदि ये सच है तो कुछ भी संभव है। तुम न्यूयॉर्क कब गई? कुछ समय पहले। कहाँ से? वहीं से। लेकिन मुझे सभी ने बताया कि तुम सब मर चुके थे, मेरे पिता, मेरी माँ, मेरा भाई हर्षल, लेकिन तुम विवाहित थे। हाँ मैं भी थी। यदि ये सच है तो कुछ भी संभव है। अब भी उस अविश्वसनीय घटना से हिले हुए डॉक्टर मार्गलिन ने फिर दोहराया, किसी ने उसे उद्देश्यपूर्ण कारण से धोखा दिया। लेकिन क्यों? वो जानता था कि कहीं कोई गड़बड़ है, लेकिन वह निश्चित नहीं कर सका कि गड़बड़ कहाँ। तुमने मुझे पता क्यों नहीं लगने दिया? आखिर तो वह शांत हो गया। एक पल के लिए वह भी शांत हो गई। मैंने सब कुछ खो दिया लेकिन मेरा कुछ स्वाभिमान अब भी बचा था। आओ मेरे साथ कहीं शांत स्थान पर, कहीं भी। यह मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन है। क्योंकि उसकी वो लवर थी राइजल, और उसने जो है देखा कि उसकी जो है लवर उसके सामने खड़ी है। लेकिन अभी रात है तो फिर सबसे खुशी की रात, लगभग वैसी जैसे मसीहा आ गया हो, जैसे कि मरा हुआ जीवित हो गया हो। तुम कहाँ जाना चाहते हो? ठीक है चलते हैं।
मार्गुले ने उसकी बाह पकड़ी और एकदम रोमांच महसूस किया। युवावस्था के वह चाह जिसे बहुत समय पहले भुला चुका था, वो उसे खींचते हुए भीड़ से अलग ले गया, यह सोचकर कि भीड़ में वो उसे खो देगा या कोई अन्य बीच में आ जाएगा और उसकी खुशी को बर्बाद कर देगा। प्रत्येक चीज़ तत्काल वापस आ गई, घबराहट, क्रोध, खुशी। उससे कहीं वह दूर ले जाना चाहता था, कहीं अकेला उसके साथ स्वयं को छिपाने के लिए। समारोह हॉल से निकल के ऊपर गिरजाघर में गए जहाँ वैवाहिक रस्म होनी थी। दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर एक उच्च स्थान से मंडप पर शादी का कैनोपी लगा हुआ था। We could have stood there. Yes, tell me about yourself. Where are you now? Where are you doing? It is not easy to tell. Are you alone? Are you attached? Attached? No. Would you never let me hear from you? He asked. She didn't answer. Gazing at her, he knew his love and returned with full force. Already he was trembling at the thought that they might soon have to part. The excitement and expectancy of youth filled him. He wanted to take her in his arms and kiss her, but any moment someone might come in. He stood beside her, ashamed that he had married someone else, that he had not personally confirmed the reports of her death. How could I have suppressed all his love? How could I have accepted the world without her? And what will happen now with Gretel? I will give her everything, my last cent. He looked round toward the stairway to see if any of the guests had started to come up. He thought came to him that by Jewish law he was not married. For he and Gretel he had only a civil ceremony. He looked at Hazel. According to Jewish law, I am a single man. Is that so? According to Jewish law, I could lead up you up there and marry you. She seemed to be considering the import of his words. Yes, I realize. According to Jewish law, I don't even need a ring. One can married go with a penny. Do you have a penny? He put his hand to his breast pocket, but his wallet was gone. He started searching in his another pocket. Have I been robbed? He wondered, but how? I was sitting in the taxi the whole time. Could someone have robbed me here at the wedding? He was not so much disturbed as surprised. He said falteringly, Strange, but I don't have any money. अब आगे देखें। जब वो शादी के मंडप पे पहुंचे, एक शराब की बोतल और चांदी का मदिरा मात्र रस्म के लिए रखे हुए थे। लकड़ी का लंबा खाली बड़ी बेंचें और सिर्फ एक मंद रोशनी वाली लाइट के साथ वो गिरजाघर परछाई उससे पूरी तरह भरा हुआ था। वह संगीत जो नीचे बहुत ही कर्कश ध्वनि में बज रहा था, अब मधुर और दूर बसता हुआ लग रहा था, यानी उसको दूर ले गया था सबसे। ये दोनों उसकी दहलीज पर सकुचाए। मार्गुले ने शादी की कैनोपी की ओर इशारा किया। वहाँ खड़े हो सकते हैं। हाँ, मुझे अपने विषय में बताओ, तुम कहाँ हो, तुम क्या कर रही हो? यह बताना आसान नहीं है। क्या तुम अकेली हो? क्या तुम जुड़ी हुई हो? अर्थात क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और भी है जुड़ी हुई? नहीं। क्या तुम स्वयं मुझे कभी नहीं बताती? उसने मार्गुले से पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। उसको टकटकी लगा देखते हुए जानता था कि उसका प्यार पूरे उत्साह के साथ वापस आ गया था और पहले इस विचार से काँप रहा था कि शायद जल्दी उन्हें अलग होना पड़े। जवानी के उत्साह और आशा ने उसे भर दिया था। वह मार्गुलिन उसे अपनी बाहों में भरकर चूमना चाहते थे, पर किसी ने कोई भी क्षण अंदर आ सकता था। वो उसके पास खड़े होकर शर्मिंदा हुए कि उन्होंने स्वयं मार्गुलिन ने किसी और से शादी कर ली थी और व्यक्तिगत रूप से उसकी राइजल की मृत्यु की खबर की पुष्टि नहीं की। मैं इस प्यार को कैसे दबा सकता था? मैं इसके बिना इस दुनिया को कैसे स्वीकार कर सकता था? मतलब उसको सोच आ रहे थे कि मैंने इसको जो है, अगर वो मर भी गई थी तो मैंने इसकी खबर नहीं ली। और अब ग्रेटेल के साथ क्या होगा? मैं उसे सब कुछ दे दूंगा, मेरा आखिरी सेंट तक। उसने सीढ़ियों की ओर मुड़कर देखा कि अतिथि आने शुरू हुए या नहीं। उसके मन में विचार आया कि यहूदी कानून के हिसाब से वह विवाहित नहीं था, क्योंकि उनकी और ग्रेटेल की शादी बिना धार्मिक संस्कार के हुई थी। उसने राइजल को देखा। यहूदी कानून के हिसाब से मैं अविवाहित पुरुष हूँ। क्या ऐसा है? यहूदी कानून के अनुसार मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ और तुमसे शादी कर सकता हूँ। उसके शब्दों के भाव पर विचार करती हुई प्रतीत हुई। हाँ, मैं समझती हूँ। यहूदी कानून के अनुसार मुझे अंगूठी की भी ज़रूरत नहीं है। कोई व्यक्ति एक सिक्के से भी विवाह कर सकता है। क्या तुम्हारे पास एक सिक्का है? उसने अपने ऊपर की जेब में हाथ डाला, लेकिन उसके पर्स नहीं था। उसने दूसरी जेबों में ढूंढना शुरू किया। क्या मैं लूट गया? उसने सोचा।
पर कैसे? मैं सारे वक्त टैक्सी में बैठा था। क्या किसी ने या शादी में मुझे लूट लिया होगा? वह इतना परेशान नहीं था जितने कि आश्चर्यचकित। उसने मार्गली ने सकुचाते हुए कहा, अजीब बात है, पर मेरे पास कोई रुपया नहीं है। We will get along without it, but how? I am going to get home. Why go home? She said, countering with a question. She smiled with that homely smile of hers that was so full of mystery. He took her by the wrist and gazed at her. Suddenly it occurred to him that this could not be his rival. She was too young, probably it was her daughter who was playing along with him, mocking him. For God's sake, I am completely confused, he thought. He stood bewildered, trying to untangle the ears. He couldn't tell her age from her features. Her eyes were deep, dark, and melancholy. She was appeared confused, as if she too sensed some disparity. The whole thing is a mistake, Mowgli told himself, but there, where exactly was the mistake, and what had happened to the wallet? Could he have left it in the taxi after paying the driver? He tried to remember how much cash he had in it, but was unable to. I must have had too much to drink. These people have made me drunk, dead drunk. For a long time he stood silent, lost in some dreamless state, more profound than a neurotic trance. Suddenly he remembered the traffic collision came over him. Perhaps he had been more than a witness. Perhaps he himself had been the victim of that accident. Mowgli began to examine himself as though he were one of his own patients. He could find no trace of pulse or breathing, and he felt oddly deflated as some physical dimension were missing. The sensation of weight, the muscular tension of his limbs, the hidden aches in his bones, all seemed to be gone. It can't be, he murmured. Can one die without knowing? And what will Gretel do? इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम उसके बिना ही आगे बढ़ेंगे, पर मैं घर कैसे जाऊंगा, क्योंकि उसको उसका पर्स नहीं मिल रहा था, बिल्कुल लूट गया। पर घर क्यों जाना? उसने राइजल ने कहा, एक प्रश्न उसका सामना करते। वो अपनी उस पुरानी रहस्यमय मुस्कान से मुस्कुराई। उसने उसकी कलाई पकड़ी और टकटकी लगाते हुए देखा। फिर उसे एकदम ध्यान आया कि ये उसकी राइजल नहीं हो सकती। वो बहुत छोटी थी, शायद उसकी बेटी थी जो उसके साथ खेल रही थी, उसका मजाक उड़ा रही थी। ईश्वर के लिए मैं पूरी तरह से घबराया हूँ, उसने सोचा। वो परेशान से खड़े रहे, बीते वर्षों को सुलझाने की कोशिश करते हुए वे उसके नाक नक्श में उसकी उम्र नहीं बता पा रहे थे। उसकी आंखें गहरी, काली और उदास थी। वह भी चकराई सी लगी, जैसे उसमें किसी असंगति का एहसास हो गया। सारी चीज़ में कोई कमी है, मार्कले ने स्वयं से कहा, पर गलती वास्तव में थी कहाँ? और पर्स का क्या हुआ? क्या वो उस चालक को पर्स देने के बाद पर्स उस टैक्सी में छोड़ सकता था? उन्होंने यह याद करने की कोशिश की उसमें कितना नकद था, परंतु याद नहीं कर सके। मैंने अवश्य बहुत ज़्यादा पी ली होगी, इन लोगों ने मुझे ज़्यादा पिला दी है। नशे में धुत लंबे समय के लिए चुपचाप खड़े रहे, किसी बिना स्वप्न की दुनिया जैसी स्थिति में खोए हुए, किसी नशीली दवा की बेहोशी से भी ज़्यादा गहरी अवस्था में। अचानक उन्हें वह यातायात दुर्घटना याद आई जो उन्होंने पूर्वी पार पर देखी थी। एक रहस्यमय और डरावने संदेह ने उन्हें घेर लिया। शायद वह गवाह से कुछ ज़्यादा थे, शायद वह स्वयं उस दुर्घटना के शिकार हो गए थे। स्ट्रेचर पर जो आदमी था वह अजीब तरह से परिचित लगा। डॉक्टर मार्गलिन स्वयं को ऐसे जांचने लगे जैसे वे स्वयं कोई मरीज हो। वह नब्ज या सांस का कोई निशान नहीं ढूंढ पा रहे थे और उन्हें अजीब सी निराशा महसूस हुई, जैसे कोई शारीरिक पहलू कम था। अपने वजन की अनुभूति, अपने हाथ पैरों की मांसपेशियों का तनाव, हड्डियों में छुपा दर्द, सब खत्म सा लगा। यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता, वह बुदबुदाए। क्या कोई बिना जाने बिना ही मर सकता है? और अब ग्रेटल क्या करेगी? He blurted out, "You are not the same Rizal." "No, then who am I?" "They shot Rizal." "Shot her? Who told you that?" She sounded both frightened and perplexed. Silently she lowered her head like someone receiving the shock of bad news. Dr. Margolin continued to ponder. Apparently Rizal didn't realize her own condition. He had heard of such a state, that was it called. Hovering in the world of twilight, the astral body wandering in its semi-consciousness, detached from the flesh, without being able to reach its destination, clinging to the illusions and vanities of the past. But could there be any truth to all his superstition? No, as far as he was concerned, he was nothing but wishful thinking.
Besides, this kind of survival would be less than oblivion. I am most probably in a drunken stupor. Dr. Margolin decided. All this may be one long hallucination, perhaps a result of food poisoning. He looked up, and she was still there. He leaned over and whispered in her ear, "What's the difference as long as we are together? I have been waiting for all these years. Where have you been?" She didn't answer, and he didn't ask again. He looked around. The empty hall was full. All the seats lay taken. A ceremonious hush fell down over the audience. The music played softly. The cantor intoned the benedictions with measured step. Abraham Lincoln's led his daughter down the aisle. आगे देखिए, वो अचानक बोली, तुम वह राइजल नहीं हो, नहीं तो फिर मैं कौन हूँ? राइजल को गोली लगी थी, तुमसे किसने कहा? वह डरी और हैरान दोनों ही लग रही थी। चुपचाप उसने अपना सिर झुकाया जैसे किसी को बुरी खबर का सदमा लगा। डॉक्टर मार्गलिन सोचते रहे। स्पष्ट रूप से राइजल को अपनी स्थिति का आभास नहीं था। उन्होंने स्थिति के विषय में सुना था। ये क्या कहलाती है? ऊषा आलोक या गोधूली आलोक की दुनिया में मंडराना, सूक्ष्म शरीर का अर्थ चेतना की स्थिति में घूमना, अपने शरीर से अलग होकर बिना अपने गंतव्य पर पहुँचे अतीत के भ्रम और दम से जुड़े रहना। पर क्या इस सब अंधविश्वास में कुछ सत्य था? नहीं, जहाँ तक उन्हें पता था वो और कुछ नहीं, केवल एक इच्छित विचार था। फिर इस प्रकार का अस्तित्व किस विस्मरण से कम होगा? मैं संभावित रूप से नशे के कारण चेतना शून्यता में हूँ, डॉक्टर मार्गलिन ने निश्चय किया, और ये सब एक लंबा दृष्टिभ्रम हो सकता है, शायद उस समारोह के लिए विषाक्त भोजन का असर। उसने ऊपर देखा और वह राइजल अब भी वहीं थी। वह उसके ऊपर झुके, उसके कान में धीरे से बोले, क्या फ़र्क पड़ता है जब तक हम साथ हैं? मैं इस बात के लिए अपने साल इंतज़ार करती रही हूँ, तुम कहाँ थी? उसने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने फिर से नहीं पूछा। उन्होंने आसपास देखा। खाली हॉल भर चुका था, सारी बेंचें भरी थी, श्रोताओं पर समारोह की शांति छाई हुई थी। संगीत धीरे धीरे बज रहा था। चर्च की संगीत मंडली के नायक ने लय से आशीर्वाद लिया। नापे हुए कदमों के साथ अब्राहम मिकल्स अपनी बेटी को गलियारे में से होकर लेकर आए। कुल मिला के यहाँ पे इस चैप्टर में एक हेलुजिनेशन जो है उस स्थिति को बताया गया है। हेलुजिनेशन क्या होता है? जब हम किसी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो वो हमारे दिलो दिमाग पे ज़्यादा छा जाता है, और ये अक्सर करके जब उन लोगों के साथ होता है जो ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और किसी चीज़ को सोचते रहते हैं, तो वो भली नशे में हो या बेहोश हो, वो उनके मुंह से और इस तरह से चीखे चिल्लाती पुकारें ही निकलती है, जैसे कि वो उनके सामने खड़ा है कोई। तो ये स्थिति जो है डॉक्टर मार्गलिन के साथ हो गई थी। मे बी पॉसिबल जो वहाँ पे नशा से उनको महसूस भी हो रहा था, और हो सकता है कि खाने के असर से उनको ऐसा कुछ होने लगा हो। तो इस तरह के जो है हेलुजिनेशन का असर उनको इसमें दिख रहा था। तो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट द चैप्टर, और मैं इसके वर्क की PDF फाइल भेज रही हूँ। आप लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।